नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं सैन विनोद अपने वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार मित्र जोसेफ राव के साथ आज की सुर्खियों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की उस सुर्खी पर जो पिछले कई दिनों से सुर्खियां बन रही, लेकिन आज उसमें एक नया मोड़ आ गया। मैं चर्चा कर रहा हूं राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ रखा है, सड़क पर उतर आए हैं जबड़ा है। इसी सिलसिले में कल जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपने पार्टी मुख्यालय हेडक्वार्टर में एकत्रित हुए, जो उनका अधिकार है, अपने पार्टी मुख्यालय में किसी दूसरे घर में नहीं गए, वहां दिल्ली पुलिस पहुंचती है, गेट तोड़ती है, जबरदस्ती गेट तोड़ करके अंदर जाती है और वहाँ पर न केवल नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की, बल्कि उनके साथ ऐसे इस रूप में बदसलूकी की गई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राव साहब कृपया ये क्या बताएंगे कि इस कदम को, दिल्ली पुलिस के इस कदम को आप किस रूप में लेते हैं कि एक राष्ट्रीय दल, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, वह कांग्रेस जिसके नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लड़ा गया सफलतापूर्वक, और आज हम अगर आज़ाद भारत या आज़ाद नागरिक की तरह सांस ले रहे हैं तो वो श्रेय कांग्रेस नेतृत्व को जाता है। उसके मुख्यालय में पुलिस का अनाधिकार प्रवेश, जी मैं अनाधिकार इसलिए कर रहा हूँ, जो खबरें आई हैं बगैर किसी सर्च वारंट के, बगैर किसी गिरफ्तारी का वारंट को अंदर घुस करके उनके बदसलूकी की, क्या इसे किसी भी रूप में जायज माना जा सकता है? आपने सही बताया, बहुत ही अनजस्टिफाइड है ये जी। कोई भी सामान्य व्यक्ति को भी आप पूछेंगे, हाँ। किसी के घर में आप घुस जाए, ये ट्रेसपासिंग है। अनधिकृत रूप से आप कार्यालय में घुस गए हैं, और वो भी एक आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है, प्रतिपक्ष है, विपक्ष की एक सबसे बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिन्होंने सालों साल इस देश में राज किया। और जैसा कि आपने जिक्र किया, फ्रीडम स्ट्रगल में उनका बहुत योगदान रहा। उस समय तो ये सब पार्टियां नहीं थी जी, और कुछ लोगों का मैं उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, ये तो सब गायब थे उस समय, गायब थे। बल्कि कड़वा तो है, लेकिन कड़वा सच के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों ने उस समय ब्रिटिश शासन के लिए मुखबिरी की, उन पर आरोप है। तो ये कांग्रेस के दफ्तर में जबकि वहाँ सारे पदाधिकारी मौजूद हैं और कोई विचार विमर्श कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो अंदर में, वहाँ घुस के अनधिकृत रूप से आप प्रवेश कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, गेट तोड़कर गेट क्रैशिंग करते हैं, ये गलत है, बहुत गलत है। ये आज आप एक पार्टी के साथ कर रहे हैं, कल में अगर सत्ता बदलती है तो शायद आपको भी ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा जी। और कोई भी जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो निष्पक्ष लोग हैं, उनसे पूछेंगे आप तो कभी भी कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। ये जो हुआ कल बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में इतिहास में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। नहीं, इसमें फिर मैं ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें जो संबंधित पुलिस अधिकारी या जो भी शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए जी, मगर अभी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जुडिशरी ने इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई कोर्ट में जाता है, कोई दरवाजे खटखटाता है अदालत के, तो जुडिशरी ने इसको संज्ञान लेना चाहिए। और जो अधिकारी गए हैं वो किसके इशारे पे गए? और किसी आदेश पर गए? किसी आदेश पर गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं। अधिकारियों को कैसा रहता है, जहाँ दम वहाँ हम, इस तरह का उनका व्यवहार रहता है। जब उनको ऊपर से आदेश हो गया या कोई उनको ऐसा लगा कि अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी दफ्तर में घुस सकते हैं, किसी के घर में घुस सकते हैं, हम कुछ जो चाहे वो कर सकते हैं, ट्रेसपासिंग वो गलत है। और जिन अधिकारियों ने ये साहस दिखाया
उन पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल, राव साहब के बात से हम सहमत हैं कि जिस व्यक्ति ने भी पुलिस को ऐसे आदेश दिए कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश कर वहां बदसलूकी करने के, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह तो एक जायज मांग है, राष्ट्रीय सोच है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार कोई कदम उठाएगी यह संदिग्ध है। फिर भी हम दिलचस्पी के साथ, उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करेंगे कि उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ या उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आदेश दिया, सरकार क्या कार्रवाई करती है। अब हम आगे बढ़े। फिर आज भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर बल्कि सारे अखबारों में सुर्खियां हैं। इसमें जो अभी जैसे हम बार बार ये जोर दे रहे हैं कि राष्ट्रपति पद एक ऐसा गरिमापूर्ण पद है जिस पर चुनाव नहीं होना चाहिए। सर्वसम्मति से एक सर्वमान्य सुपात्र को उम्मीदवार बना करके उसे सभी की राय से राष्ट्रपति घोषित किया जाना चाहिए। पक्ष विपक्ष सभी इस पर बात करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से विपक्षी खेमे में उम्मीदवारों की खोज हो रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि शायद चुनाव होगा। तो विपक्ष की ओर से जो नाम कुछ चर्चित है, उसमें एक नाम है गांधी परिवार से गोपाल कृष्ण गांधी का। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम आता है फारूक अब्दुल्ला का। राव साहब, अगर विपक्ष को उम्मीदवार उतार रहे हैं, ये दो नाम जो है, उस संबंध में क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आपने बताया सर्वसम्मति से उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। इसकी पहल जो है, द ओनस लाइज ऑन द रूलिंग पार्टी। इसकी जवाबदारी जो है, प्रथम जवाबदारी जो है सत्ता पक्ष की है। सत्ता पक्ष की। बिल्कुल, उनकी ओर से पहल की जानी चाहिए। कल रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है राजनाथ सिंह, उन पर ये जवाबदारी जो दी गई है इसको कोऑर्डिनेट करने की, उन्होंने कुछ लोगों से इंडिविजुअली बात की है, व्यक्तिगत तौर से कुछ लोगों से बात की है। उन्होंने ममता बनर्जी से भी बात किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात किया है। मगर अगर आपकी खोजबीन अगर आप सही दिशा में जा रही है तो आपको वैसा रिस्पांस भी मिलना चाहिए। और पहले आपको अपने पत्ते खोलने होंगे कि आप टटोलना होगा कि विपक्ष क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, दोनों पक्ष को। बिल्कुल, इसमें एक जो महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आया और विपक्ष की मांग भी है कि सत्ता पक्ष की ओर से बातचीत तो राज सिंह नड्डा आदि कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी ओर से उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। नहीं, इसमें दो बातें हो सकती है। हो सकता है ये जो नेताओं से बात किया है तो उन्होंने प्राइवेटली बोला होगा और ये कहा होगा कि इसको सार्वजनिक ना किया जाए। हाँ, एक संभावना हो सकती है। बिल्कुल। मगर विपक्ष ने जो है सही अपना स्ट्रैटेजी अपनाई है, बहुत सही निर्णय लिया उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। और कल दो नामों पर करीब करीब बहुत सारे लोगों का झुकाव इसी तरफ दिख रहा है। एक तो महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गांधी, ग्रेट ग्रैंडसन गोपाल गांधी जो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहे हैं, और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष सर्वेसर्वा जो रहे हैं जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का। ये दो नाम सामने आए हैं। अब इनसे बातचीत की जाएगी, विपक्ष के लोग इनसे बातचीत करेंगे, इनकी कितनी तैयारी है लड़ने की, इनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये सब बातें तय की जाएगी। मगर एक बार फिर से शरद पवार साहब ने नहीं बोलने के बाद अभी विपक्ष जो है ये दो नाम के ऊपर, यानी उनका जो चॉइस है वो नैरो हो गया है। अभी और कोई तीसरे नाम की चर्चा यहाँ हुई नहीं है। जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि यशवंत सिन्हा का नाम आएगा या गुलाम नबी आज़ाद का नाम आएगा या कपिल सिब्बल ने कहा मुझे बनाओ, ऐसा ये सब अभी सब खत्म हो गया है। अभी दो ही नाम बचे हैं विपक्ष के पास, एक तो फारूक अब्दुल्ला और गोपाल गांधी। तो ये दो नाम के ऊपर अभी आगे बात बढ़ेगी और अगले हफ्ते शायद इसके ऊपर सेकंड राउंड जब होगा, दूसरे दौर की जब बातचीत होगी, तब
ये शायद फाइनल होंगे। इस बीच में अगर रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ कॉन्क्रीट कदम उठाते हैं, कोई नाम वो सर्वसम्मति के लिए सामने लाते हैं जिसको विपक्ष अगर मानता है, ऐसा कुछ बनता है सिलसिला, तो बात आगे बढ़ेगी। अगर दोनों अपनी जगह अड़िग है तो चुनाव निश्चित रूप से होने वाले हैं। चूंकि सत्ता पक्ष की ओर से अभी कोई नाम सामने नहीं आया तो उस पर तुम चर्चा कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो दो नाम विपक्ष की ओर से चर्चा में हैं, फारूक अब्दुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी का, तो उस पर अगर हम चर्चा करें तो फारूक अब्दुल्ला के नाम पर सहमति बननी चाहिए। देखिए दो चीज़ें, एक तो यह देश आप मालूम है जो राजनीतिक वातावरण इस देश में पैदा किया गया है या पैदा करने की कोशिश, उसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति को उम्मीदवार बना, वह भी कश्मीर से, जहाँ अभी प्रॉब्लम ही चल रहा है, कश्मीर से, और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश जाएगा। बिल्कुल एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश जाएगा। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि शायद इस नाम पर भारतीय जनता पार्टी अर्थात सत्ता पक्ष को भी सामने आना चाहिए ना, और फारूक अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर बिठाने का प्रयास करें। हम सहमत है आपसे कि फारूक अब्दुल्ला एक अपनी शख्सियत है, उनका एक पारिवारिक पार्श्वभूमि है, पार्श्वभूमि है उनकी, उनका कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, और काफ़ी दिन उन्होंने कश्मीर में काम किया है, दिल्ली में भी हैं, पार्लियामेंट में भी है वो। तो अगर उनको चॉइस होता है विपक्ष की तरफ से, तो इसको अगर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मन करके अगर सपोर्ट दिया तो ये हो सकता, सर्वदलीय उम्मीदवार करके, दोनों पार्टी के उम्मीदवार करके वो अगर चुन के आते तो बहुत बड़ा होगा। और जैसा आपने बताया सही है कि ये सारे विश्व के लिए एक संदेश होगा कि कश्मीर जहाँ काफ़ी दिन से समस्या चल रही है, कुछ अलगाववादी ताकतें काम कर रही है, कुछ आतंकवादी वहाँ काम कर रहे हैं, इन सब से निपटने के लिए, इन सब को शांत करने के लिए, इन सब को टैकल करने के लिए फारूक अब्दुल्ला जो है वो सक्षम होंगे। और उनके नाम पर सारे देश में, विदेश में और विश्व में एक मैसेज जाएगा कि एक मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को ये भारत सरकार ने मौका दिया, भारत के लोगों ने मौका दिया है, और जिसमें दोनों पार्टी अपोजिशन और रूलिंग पार्टी ने इनको अपना एक उम्मीदवार बनाया है। और फारूक अब्दुल्ला जो है फखरुद्दीन अली अहमद के बाद और डॉक्टर अब्दुल कलाम के बाद ये तीसरे शायद मुस्लिम राष्ट्रपति होंगे। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में अगले हफ्ते कैसा इवेंट कैसे टर्न होते हैं, किस दिशा में जाते हैं, ये देखना होगा। और जब तक अगर सत्ता पक्ष अपना कार्ड खेलती है कोई और उनके पास, मुझे तो लगता है कि अभी तक उन्होंने कोई नाम सामने आया नहीं, क्योंकि मीडिया में लीक भी नहीं हुआ है और बहुत ही हल्के हल्के बहुत ही चर्चा चल रही, छुप छुप के बातें कर रही है, जिसे कहते हैं हम लोग कि मीडिया को बिल्कुल भनक तक नहीं लग रही है, कहीं से भी इसकी चर्चा नहीं हुई है कोई भी नाम। और शायद मीडिया को ये बताया है कि जब तक हम लोग ना बोले, क्योंकि अभी मीडिया पर काफ़ी उनका प्रभाव है, जैसे मीडिया को बताया होगा कि अभी कोई भी नाम आप लोग चलाना नहीं, यानी उसको आगे नहीं बढ़ाना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो उनकी क्या राजनीति है, वो क्या नाम उनके पास है, वो सब गुलदस्ते में है, आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो चिन्हित की फारूक अब्दुल्ला को लेकर, अगर फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रपति बनते हैं, संभावना के रूप में देख रहे हैं, तो इसका जो वैश्विक संदेश जाएगा वह तो अपनी जगह है ही है, वो एक बहुत बड़ी भारत की जीत होगी। कश्मीर जो अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, आंतरिक और बाहरी समस्याओं से, उन सबों पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग जाएगा, ऐसी आशा की जा सकती। इसलिए देखें, वैसे तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, भविष्यवाणी नहीं कह सकते, लेकिन अगले कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा। तब तक के लिए इस पर हम लोग विराम देते हैं, फिर चर्चा करेंगे जो भी डेवलपमेंट होगा। और एक तीसरी खबर राजनीति से हट करके, आज एक अखबार की सुर्खी बड़ी बड़ा दिलचस्प है, वो सिंगापुर को लेकर के है कि महिलाएं दफ्तर संभाल रही हैं और उनके पति नौकरी छोड़कर बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक उदाहरण भी दिया गया कि एक पत्नी जो डॉक्टर बनी, दूसरे सरकारी नौकरी कर ली, वो डॉक्टर बनी, और उसके पति जो सरकारी नौकरी में, उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र देकर घर में रह करके जो पत्नी का काम, जो
माना जाता है समाज में, घर संभालना, बच्चों को संभालना, वो कर रहे हैं। और ये ट्रेंड चला है, अभी तक 1500 से ज़्यादा वैसे पतियों ने नौकरी छोड़ करके घर का काम संभालना शुरू किया और उनकी पत्नियां वो काम कर रही हैं। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? एक वैश्विक संदेश यहाँ भी छुपा हुआ है। देखिए, कुछ कुछ रोचक खबरें रहती है जी। ये एक रोचक खबर ही है, क्योंकि सिंगापुर जो है वो आइलैंड कंट्री है, छोटा सा देश है। हमारे कई राज्य जो है इससे बड़े हैं। वहाँ एक समय में वहाँ 75 सांसद हुआ करते थे। अभी मालूम नहीं मुझे कितने में हमने स्टडी नहीं किया। एक ज़माने में वहाँ 75 सांसद होते थे, जब नागपुर में 75 कारपोरेटर होते थे। तो ये जो है, ये ट्रेंड अगर अच्छा है तो ये आगे चल के वहाँ के लोगों के लिए शायद इसका हो सकता है। मगर भारत जैसे विकसित देश में, जहाँ पुरुष जो है हमेशा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यहाँ पुरुष प्रधान समाज है हमारा, और यहाँ पर बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। कई लोग अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, कई लोग अभी भी आदिवासी है, गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, विकलांग है, हमारे यहाँ ब्लाइंड लोग हैं। तो ये संख्या इतनी है, और बचे हुए हम लोग जो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में देखना चाहते हैं, अभी ये ट्रेंड जो है वहाँ तक के लिए अच्छा है। कुछ इसको हो सकता है आजू बाजू के देश इसको शायद देख रहे होंगे, क्योंकि मलेशिया से अलग हुआ ये सब जो लोग प्रांत रहे महाद्वीप के, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ब्रुनाई है, सिंगापुर है, ये सब जो आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर अगर ये ट्रेंड चलता है तो अच्छी बात है। मगर यहाँ अपने यहाँ ये खबर पढ़ के थोड़ा रोमांस होता है, रोमांचित कर देता है। हाँ, वो अपनी मगर जगह है। लेकिन इसमें एक, जैसे आपने कहा ना कि भारत जो है एक पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, लेकिन यह वही भारत है जहाँ नारी को बहुत सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है, और अब एक आंदोलन के रूप में चला के नारी को बराबरी का स्थान देने के लिए। वैसी हालत में अगर जैसे हमारे अगर बल्कि हाल के दिनों में देखिए तो शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो वो आबादी के हिसाब से भी देखिए तो शिक्षित नारियां ज़्यादा नजर आएंगी। वैसे में क्यों नहीं उन पर दायित्व। हाँ, यह अवश्य है कि पुरुष क्यों छोड़े, बहुत सारे अन्य उपाय ढूंढे जा सकते हैं घर में काम के लिए, कोई आवश्यक नहीं है पुरुष भी करें, लेकिन नारी को उचित सम्मान मिले। यह एक जो है सिर्फ रोमहर्षक खबर नहीं है, यह एक अनुसरण करने योग्य खबर है, और इस पर सभी नारी हित चिंतक समाज को, विशेषकर भारत को, इस पर पहल करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए, और कोई एक ऐसा निर्णय ले जो पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय कदम माना जाए। तो आज के प्रेस क्लब की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। नमस्कार।